डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक मॉक टेस्ट लिया था और हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। हमारा पर्पस जो है वो है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और साथ के साथ चीज़ें रिवाइज होती चली जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और नन ऑफ दीज। आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम। आज की डेट में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। इस चीज को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये सारे जो हैं इंटेंजिबल एसेट हैं। इंटेंजिबल का कहने का क्या मतलब है कि इसको हम लोग देखते नहीं है, देख छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपके एसेट्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड इज नोन एज। उसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। आज के डेट में बेसिकली क्या है कि 1 रुपीज से नीचे के जितने कॉइन हैं वो सर्कुलेशन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर 50 पैसा से ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर 50 पैसा से कम है तो उसको हम लोग प्रीवियस रुपीज़ में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 35 रुपीज़ 45 पैसे, तो ये इक्वल हो गया 35 रुपीज़ के। और अगर यही रहता 35 रुपीज़ 75 पैसा, तो ये इक्वल हो गया 36 रुपीज़ के। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एस्पेक्ट है। चलिए अब मैं पेपर का दूसरा पार्ट ले लेता हूं, और पेपर का दूसरा पार्ट जो है वो ये हार है आपके सामने। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, द डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट। बेसिकली क्या है कि बिजनेस में एक कन्वेंशन है कि जो खरीदने आ रहा है हम उसको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट की कहीं भी एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आदमी इमीडिएट आपको पेमेंट कर रहा है तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज वायलेटेड। तो आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ उसने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को तोड़ दिया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग है, और आप उसको फर्म के इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। आपने मनी ड्रॉ किया, विदड्रॉ किया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल इफ देयर इज नो लाइबिलिटी या जीरो लाइबिलिटी। क्योंकि जो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट याद करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या है, एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं। और ये एसेट्स कैपिटल के इक्वल होंगे कब? जब ये लाइबिलिटीज जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, या ये लाइबिलिटी कुछ भी नहीं होगा। नो या जीरो, इस फिल इन द ब्लैंक में आप भर सकते हैं। फिर कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट शोज डैश ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट शोज डैश ऑफ द बिजनेस। तो जो नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ डेबिट साइड में क्या होगा, एक्सपेंस या लॉस, फर्म ने जो इनकर किया है वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे पूछ रहा है, जर्नल इज अ बुक ऑफ डैश। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहीं से हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेजर में डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम। बिजनेस जो वो सेपरेट है और उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसके ओनर से, ये किस कंसेप्ट से क्लियर होता है? तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास, उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसमें बोलता है कि ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करो और कैपिटल मिसिंग फिगर है वो आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो जितने एसेट्स हैं उन सारे को हम डेबिट कर देंगे, जो लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट कर देंगे, और सारे एसेट्स में से सारे लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। तो जर्नल हम कर लेते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन 12 का जर्नल हो रखा है। कैश था वहां पे 30,000 का, हमने लिख दिया कैश अकाउंट DR 30,000। बैंक था 50,000 से, वो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट DR 50,000। डेटर्स थे 1,20,000 के, हमने वो भी लिख दिया डेटर्स 1,20,000। बिल रिसीवेबल था 45,000 का, वो भी लिख दिया। फर्नीचर 15,000 का था, वो भी लिख दिया। मशीन थी 95,000 की, तो मशीन भी लिख दिया 95,000। स्टॉक्स थे पड़े हुए 29,000 के, वो भी लिख दिए। और बिल्डिंग था 75,000 का, वो भी लिख दिया। क्वेश्चन में लोन और क्रेडिटर इसको भी मेंशन किया है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे लोन मेंशन किया है और यहाँ पे क्रेडिटर मेंशन किया है। अब लोन के साथ ये स्पेसिफाइड नहीं है कि लोन हमने दे रखा है या हमने ले रखा है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हमने दे रखा है तो हमारे लिए एसेट है, लेकिन अगर चूंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम ये सिंपल लगा लेते हैं नोशन कि लोन हमने ले रखा है। और क्रेडिटर के बारे में तो आपको क्लियर है ही कि ये दोनों लाइबिलिटी है। क्रेडिटर जो है और बीपी ये सारा लाइबिलिटी होता है, तो हम उसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने उसको मेंशन किया है कि टू लोन 25,000 और सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो हमने लिख दिया 50,000 का। और ये सारे फिगर में से अगर ये दोनों चीज़ों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,84,000। और ये आपका कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर बेसिकली निकल करके आया है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। और हमने लिख दिया, नरेशन भी लिखना होता है तो नरेशन में लिख दिया बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और आपको नेचर भी बताना है कि बताओ ये किस टाइप का अकाउंट है ट्रेडिशनल के हिसाब से। तो आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसमें 3 ग्रुप में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसी 3 ग्रुप से हम लोग सारा काम करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बेसिकली यही डिस्कशन होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। तो सबसे पहला है, पूछता है कि कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल नेचर का है और उसमें इंक्रीज हुआ है, तो बेसिकली कैपिटल एक लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगा। फिर सेकंड क्या है, वेजेस। वेजेस जो है वो नॉमिनल नेचर का है और वेजेस अगर इंक्रीज किया है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। फिर यहाँ है परचेज। परचेज जो है वो रियल नेचर का है, तो हमने लिख दिया कि ये रियल अकाउंट है और फिर हमने इसको क्या किया है, डेबिट कर दिया है। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो भी क्या है, एक लायबिलिटी है आपकी, नॉमिनल नेचर। बेसिकली अगर सिर्फ रेंट रहता तो हम उसको नॉमिनल बोलते, लेकिन जब भी किसी एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाता है तो वो पर्सनल होता है, ये आप लोगों को पता है। जैसे कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन के साथ अगर प्रीपेड हो गया या आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो फिर पर्सनल बन जाता है। उसी तरीके से अगर सिर्फ रेंट लिखा रहेगा तो रेंट जो है वो नॉमिनल हो जाएगा, लेकिन उस रेंट के साथ अगर आप कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो फिर पर्सनल बन जाता है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो पर्सनल अकाउंट है और अगर उसमें इंक्रीज हुआ है यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है तो वो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी बन गया। अब जो है वो मैं नेक्स्ट ले लेता हूं और हम लोग जो है उस क्वेश्चन को करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो मैं देख लेता हूं कि कहाँ है स्क्रीन पे। हाँ, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कि इन चीज़ों को जर्नलाइज करना है, तो आइए हम जर्नल करते हैं। क्वेश्चन 14 का
जर्नल का मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। ये आपका डेट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये लेजर फोलियो हो गया, और यहाँ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो गए। फॉर्मेट तो आपको ड्रॉ करना आता है, और फॉर्मेट ड्रॉ करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए फॉर्मेट ड्रॉ, डेबिट और ये क्रेडिट। अब क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम 4 लाख, 4 लाख का सामान बेच रहा है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो 4 लाख का सबसे पहले 20% निकाल लेते हैं। 4 लाख का 20% अगर हम निकालेंगे तो वो 80,000 हो जाता है। 80,000 यानी 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दीजिए। 4 लाख में से अगर आप 80,000 माइनस कर देते हैं तो 3,20,000 रुपया हुआ। तो सबसे पहले हम बेचने की एंट्री कर लेते हैं। राम अकाउंट डी आर टू सेल्स। हम अमाउंट पूरा लिख देते हैं 3,20,000 रुपए का, 3,20,000, और यहाँ भी हम लिख देते हैं 3,20,000। उसके क्रेडिट में भी, उसके क्रेडिट साइड में भी हम 3,20,000 लिख देते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, राम को हमने 3,20,000 का बेचा है, और उसके बाद जो पेमेंट हुआ है उसमें कैश डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट की तो आपको पता है ना कि एंट्री नहीं करनी होती है, ये एक बेसिक सा फैक्ट है। यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया। तो पहले सेल कर दीजिए 3,20,000 का, 3,20,000 का सेल कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये 3,20,000 में वो आपको फुल पेमेंट नहीं कर रहा, 40% पेमेंट दे रहा है, जिस पर आप 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 3,20,000 का 40% कितना होता है वो निकाल लीजिए। 40% 30 तो ऐसे ही आ गया, और 8, 1,28,000 इसका वो पेमेंट दे रहा है। और इसमें आपको क्या करना है, इसका 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो 5% आप कैश डिस्काउंट दे दीजिए। 6,400, 1,28,000 में से जो कैश डिस्काउंट का पैसा है 6,400, वो आप माइनस कर लीजिए। तो वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 1,11,000, सॉरी 1,21,600। तो जो आपको पेमेंट कर रहा है उसका एंट्री कर लीजिए। मैं फॉर्मेट से बाहर ही लिख दे रहा हूँ। कैश अकाउंट डी आर कितना, 1,21,600। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर, ये हो गया 6,400। और ये पेमेंट आपको राम से मिल रहा है, टू राम। और कितना सेटल हो जाएगा, 1,28,000। जो रफ कैलकुलेशन है उसको हटा देता हूँ यहाँ से, और नरेशन भी लिख देंगे। नरेशन को लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बीइंग 40% पेमेंट received and allowed discount of 5%, डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये तो आपका पहला वाला था, ए पार्ट था, है ना। ए पार्ट का ही ये भी हो जाएगा, ये दोनों ए पार्ट का ही है। जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, मोहन नाम का एक व्यक्ति था,
जो कि दिवालिया हो गया और उसने आपके पैसे रख रखे थे और उसमें से आपको 30% की रिकवरी हो रही है, उसमें आपको सिर्फ 30% की रिकवरी हुई है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पार्ट बी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्या कह रहा है। मोहन हु ओड 2,30,000, मोहन जो है उसने 2,30,000 आपका ले रखा है और वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, और इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद क्या हो रहा है, आपको उससे रिकवरी हो रही है, और रिकवरी जो हो रही है वो कितने की हो रही है, रिकवरी सिर्फ 30% की हो रही है, 30% इन रुपी। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सकिए गौर से। हाँ, क्वेश्चन आपने देख लिया। मोहन हु ओड 2,30,000 become insolvent, he paid 30 पैसा इन रुपी in full and final settlement of his account। तो 2,30,000 है, आपको 30% की रिकवरी हुई है, तो 2,30,000 का 30% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,30,000 2,30,000 और उसका 30% रिकवर हुआ है 3,3,9 2,3,6 69,000 की रिकवरी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे पार्ट बी में, क्या जर्नल करेंगे, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, बाकी पैसा जो है वो आपका डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर। और ये रिकवरी किससे हो रही है, ये रिकवरी हो रही है आपकी मोहन से। तो टू मोहन, आपको कैश मिला है 69,000, बाकी कितना डूब गया आपका, 230 में से 69 को माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 गया 1 और 12 में से 6 गया, 1,61,000 रुपये आपका डूब गया। और ये यहाँ पे ऐड करके टू मोहन अकाउंट आप लिख दीजिए 2,30,000, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। नरेशन में लिख देते हैं being 30% recovery was made from मोहन। आप चाहे तो उसमें ये भी लिख सकते हैं ऑन अ डेप्ट ऑफ इतना, ये आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए खुली छूट है आपको। फिर अगला क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, 4,000 रुपये का सामान वो चैरिटी में दे रहा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी आप देख रहे हैं, तो इसका क्या एंट्री होगा, इसको हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट सी, पार्ट सी का एंट्री कर रहा हूँ, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज। एंट्री कर दीजिए चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट लिख दीजिए जितना का सामान आपने दिया है उसे, 500 रुपये का सामान दिया है आपने, तो लिख दीजिए वो 4,000 का सामान दिया है आपने। चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज, अमाउंट लिख दीजिए 4,000 रुपया। being goods given as charity, तो इस तरीके से हमने ये एंट्री भी कर लिया। फिर क्या है, ये बोलता है कि 30,000 का प्लांट है जिसपे 15% आपको डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। डिप्रिशिएशन के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं कि कोई भी फिक्स एसेट होता है तो उसका वियर टियर, फ्लक्स ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेसेंस, ये सारे कॉजेज से डिप्रिशिएशन होते हैं और फिक्स एसेट की वैल्यू घटती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे डेप ऑन प्लांट अकाउंट डीआर, और उससे प्लांट की वैल्यू घट जाएगी टू प्लांट। तो 30,000 का 15% 4,500 होता है, वो लिख दीजिए। being depreciation charged
फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7 लाख का है कैपिटल, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 5%। तो इसकी एंट्री क्या कर लेंगे हम लोग, कैपिटल घट जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है कि सरकमस्टांस टू सरकमस्टांस की क्या होना है। तो इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो वो आपका एक एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल 35,000। बेसिकली इसका यही होना चाहिए। और 35,000 बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है कैपिटल पे, बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका सवाल है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर बोला जाता है कि इसको करो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से ही माइनस करते हैं, कैपिटल में से ही माइनस करते हैं और कैपिटल में ही प्लस करते हैं इंटरेस्ट को। और ड्राइंग के साथ भी वही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके साथ भी वही करते हैं कि कैपिटल में से ही माइनस करते हैं और कैपिटल में ही प्लस करते हैं। तो यहाँ पे तो जर्नल का सवाल है, तो हमने जर्नल किया। अब यहाँ पर आपको बोलता है कि एक जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने के लिए कह रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग एक अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड होगा। तो क्वेश्चन को एक कर्सरी लुक आप दे दीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, और फिर हम लोग इस चीज़ को करेंगे। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या क्या कितने स्टेप हैं, कितने ट्रांजैक्शन होने हैं, और उस हिसाब से फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही है, उसके बाद जो है वो मशीन खरीद रहा है, फिर मशीन का पेमेंट कर रहा है और सामान खरीद रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप मैंने पूरा फ्रेश ले लिया है और अब यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसे बिल्कुल फॉर्मेट में बनाऊंगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस, CATIONS, ट्रांजैक्शंस। अब पहला क्या है आपका, बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4,50,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो आपके बिजनेस में कैश आ गया, कितना अमाउंट आ गया, 4,50,000 का। और ये क्या बोल करके आया, कैपिटल बोल करके। तो हम यहाँ कैपिटल बोल करके इसको लिख देंगे 4,50,000। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहनलाल। मोहनलाल से मशीन खरीद रहे हैं, यहाँ कैश नहीं मेंशन्ड है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये मशीन उधारी खरीदा जा रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहनलाल, परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट। तो एक मशीन का हेड बना देंगे और यहां पर एक लायबिलिटी ऐड कर देंगे कि ये लायबिलिटी बन गई। और मशीन खरीदा है कितने का, अमाउंट देख लीजिए तो 75,000 का खरीदा है, तो यहाँ पे 75 ऐड कर दीजिए नीचे, और यहाँ पर भी नीचे में 75 ऐड कर दीजिए।
2 ट्रांजेक्शन होने के बाद लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में NE लिख देते हैं। NE का मतलब हुआ न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन गया कि कैश है आपका 4,50,000, मशीन है आपका 75,000 का, और ये इक्वल है किसके, कैपिटल 4,50,000 के, और जो आपने मशीन खरीदा है 75,000 का उसके। क्लियर। फिर कह रहा है परचेज गुड्स इन कैश, आप सामान खरीद रहे हो 30,000 रुपए का। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश, गुड्स ऑन कैश, आप नगद में सामान खरीद रहे हो तो आपका स्टॉक आ जा रहा है। आपने जब सामान खरीदा तो आपका स्टॉक हेडिंग आ गया, और कितने का, 30,000 का। और चूंकि कैश में खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास से कैश कम हो जाएगा, तो 30,000 आप कैश में से माइनस कर दीजिए, और आपका इक्वेशन चेंज कर गया। अब फिर से यहाँ पे लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। क्या आ गया कि अब इस ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास कैश जो है वो 4,20,000 रुपया पड़ा हुआ है, मशीन जो है वो 75,000 की पड़ी हुई है, स्टॉक 30,000 का पड़ा हुआ है। कैपिटल में अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं आया, वो 4,50,000 का ही है, और लायबिलिटी जो है वो आपकी 75,000 की है। ये लायबिलिटी कौन सी है, जो आपने मशीन खरीदी थी उधार में। फिर चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 22,000 टू शंकर फॉर 25,000। 22,000 का सामान आप 25,000 में बेच रहे हैं, तो आप तो तुरंत से बोल दिया कि सर इस डील में तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, तो सर 3,000 का फायदा हो गया। तो फायदा होगा तो आपका पूंजी बढ़ जाएगा, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांजेक्शन लिख देंगे, गुड्स कॉस्टिंग 22,000 sold for 25,000। और ये जिस बंदे को बेचा है उसका नाम लिखा हुआ है। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप उधारी में सामान बेच रहे हो, तो जब सामान उधार बेचते हैं तो एक नया हेड बन जाता है डेटर का। तो हमने डेटर का हेड बना दिया, और डेटर आपके पास 25,000 का आ गया। और चूंकि आपने सामान बेचा है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, तो स्टॉक को आप 22,000 से कम कर लीजिए। बाकी और किसी चीज़ पे कोई असर नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। और हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। नया इक्वेशन क्या हुआ कि कैश सर 4,20,000 का पड़ा रह गया, हमारी मशीन जो है वो एज यूजुअल 75,000 की है, हमारे पास स्टॉक जो है अब वो सिर्फ 8,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास एक डेटर है 25,000 रुपये का जो कि हमें कल को कैश देगा, हमारी कैपिटल अब बढ़ गई है, और हमारी कैपिटल अब बढ़ करके 4,53,000 की हो गई है, 453 की। और ये 75,000 का सर हमारा ये लायबिलिटी है 75,000 रुपये का, जो हमने मशीन खरीदा था, इसको हमको कल को पेमेंट करना है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि पेड टू सोहन लाल। यहाँ पे सोहन लाल लिखा हुआ है, लेकिन अब वो सोहन लाल नहीं है, मशीन जिससे खरीदे थे वो वही है। पेड टू सोहन लाल, वो नहीं लिख करके हम लिखेंगे पेड टू मोहन लाल, क्योंकि मशीन हमने मोहन लाल से खरीदी थी। ट्रांजेक्शन नंबर ये है आपका 5वां, पेड टू मोहन लाल, ये हमने कितना 40,000 रुपया दिया है, तो 40,000 रुपया हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, और आपकी लायबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि आपने तो पेमेंट कर दिया ना। पेमेंट कर दिया तो लिख दीजिए उसको, माइनस करके लिख दीजिए। 4,20 में से 40 गया तो सर 3,80,000 बचेगा। 75,000 मशीन एज यूजुअल, स्टॉक तो सर अब 8,000 का ही पड़ा हुआ है, एक डेटर है 25,000 का जिससे आपको पेमेंट लेना है, कैपिटल आपका 4,53,453 का है, और लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 35,000 की रह रही है। डन है आपका ये इक्वेशन। फिर क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। कई बार सामान भी उठा लेते हैं, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज।
withdrew cash for personal use, withdrew cash for personal use। आपने कैश कितना लिया है? 25,000 रुपया। तो 25,000 का कैश ले लीजिए, 25,000 का कैश ले लीजिए, और ये आपके कैपिटल को भी कम कर देगा 25,000 से, और तो कोई असर पड़ेगा नहीं इस ट्रांजेक्शन का। अब आपके पास एक नया इक्वेशन बन गया। ये कितना हो गया? 5, और 7 में से 2 गया तो 5, 3,55,000। ये 75,000, ये 8,000 का आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। मशीन 25,000 की, सॉरी डेटर आपका 25,000 का पड़ा हुआ है। कैपिटल घट करके 4,28,000 हो गया, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया है बिजनेस से। और ये 35,000 का। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें पेड रेंट। आपने रेंट दिया, पेड रेंट, आपने रेंट दिया है कितने का? 2,000 रुपये का। तो रेंट कैश में से चला गया 2,000 रुपया, और कैपिटल में से भी चला गया 2,000। तो ये कितना हो जाएगा? 3,53,000, 3,53,000, ये 75,000, ये 8,000, ये 25,000, और ये अब बच गया आपके पास 4,26,000 का, और ये 35,000 का। फिर नीचे लास्ट लाइन लिखा हुआ है रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड आपको मिला है, ये आपका न्यू इक्वेशन है। रिसीव डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड, ये आपको 5,000 का मिला है। तो ये आपका कैश को भी बढ़ा देगा और आपके कैपिटल को भी बढ़ा देगा। जब हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं शेयर वगैरह में, तो जो पैसा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, ये हो गया 3,58,000, यहाँ 75,000, यहाँ 8,000, यहाँ 25,000, ये आपका हो गया 4,31,000, और ये 35,000। अगर आप ऐड करके देखेंगे तो ये दोनों का सम और इनका सम इक्वल होगा। दैट्स इट। अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसको मैं कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको।